Good evening, everyone. I hope you all are doing good. So today we'll be starting a new topic in our marathon session. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे मैराथन सेशन के अंदर, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल. द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इन योर AE एग्जामिनेशन इज ह्यूज. आपके जो AE और JEE के एग्जामिनेशन है उसमें इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है. ESE में सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज ही सेम है, तो BMC का भी वेटेज उतना ही है जितना बाकी टॉपिक्स का है. बट इन AE एग्जामिनेशन इट में गो अप टू 35 to 40%. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक क्विकली. कोशिश करेंगे कि इसको भी हम क्विकली कवर कर लें जैसे हमने सॉइल मैकेनिक्स को कवर किया था. आई ट्राई टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस ऑल्सो. तो अगर पॉसिबल हुआ तो 2-2 घंटे की क्लास भी ले लूँगा इसके अंदर में. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. There is a price drop of 21% on Unacademy Iconic subscription. Moreover, the printed notes are also available for you. इसमें printed notes भी available है हमारे पास. Then price hike is coming soon. Price hike कभी भी आ सकती है, मेरे ख्याल से next week से आ जाएगी price hike. So extension offer is being provided on 9th month additional 2 month, on 12th month additional 3 month, on 18th month additional 4 month, and 24th month additional 4 month is being provided. Then a community feature is also being provided for Android. Here you can directly connect with the educator. तो एक और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको. इट इज सेम एज दैट ऑफ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. तो अनअकैडमी का खुद का प्लेटफॉर्म है इन विच यू कैन डायरेक्टली connect with the educator and get your doubt cleared. Next, for Gate 23, for Gate 24, ESE 23, ESE 24, new batch is being launched on 25th. नया बैच लॉन्च हुआ है 25th को. The topic which is starting is BMC. टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट, गोल स्प्लिटिंग इज कमिंग अप. अभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे स्ट्रीम्स मिल जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से गोल स्प्लिट हो जाएंगे. इट मीन्स सारी सिविल इंजीनियरिंग सेपरेट हो जाएगी बाकी सारे गोल से. अभी क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ दिखते हैं आपको और भी ब्रांचेस के, तो टू फैसिलिटेट यू हमने सारी ब्रांचेस को सेपरेट आउट कर दिया है. नेक्स्ट, गेट 2022 एंड ESE 21 के जो रैंकर्स हैं वो पहले भी शोकेस किए हुए. अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे बेसिक डिस्कशन को. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक डिस्कशन. So in today's class we'll be talking about building materials which are being used in construction purposes. So there are several types of building material which are being used for construction purposes. इसमें से कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल है. जब तक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे उससे पहले हम नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल को यूज़ करते थे. इफ़ यू टॉक इन जनरल कौन कौन से हम बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट सीमेंट, विल बी टॉकिंग अबाउट लाइम, विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स, विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स, we'll be talking about steel, we'll be talking about timber, we'll be talking about glass, we'll be talking about plastic, we'll be talking about paints, we'll be talking about concrete. तो कहने का मतलब है बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं हमारे पास. There are n types of building materials which are being used for construction work. तो लिखे हुए सीमेंट है, लाइम है, मोटार है, एग्रीगेट है, वाटर है, कंक्रीट है, ब्रिक्स है, रॉक्स एंड स्टोन्स है, टिम्बर है. तो बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल हैं. इसके अलावा कुछ मिसलेनियस बिल्डिंग मटेरियल भी है. इफ टाइम परमिट्स आई विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो. तो अगर इनकी रिलेटिव वेटेज की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द रिलेटिव वेटेज, सीमेंट और कंक्रीट और टिम्बर, इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है. तो कहने का मतलब है अगर एक सवाल आता है तो इन तीनों में से तो सवाल बनता ही बनता है हमेशा. तो आप ये बोल सकते हो पूरे BMC में से 75% वेटेज ये तीन बिल्डिंग मटेरियल ही कमांड कर लेते हैं. तो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन तीनों बिल्डिंग मटेरियल्स की. तो इसीलिए इन तीनों बिल्डिंग मटेरियल को उतनी ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो वी बी स्टार्टिंग विद द सीमेंट फर्स्ट. तो स्टार्ट करते हैं सीमेंट के साथ. तो सीमेंट क्या है? सीमेंट इज़ एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करने के लिए. सीमेंट के इंट्रोडक्शन से पहले बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करने के लिए लाइम को यूज़ किया जाता था. इनफैक्ट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी लाइम ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा. तो सीमेंट है क्या? ये आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन दी कंस्ट्रक्शन. ज़्यादा पुराना बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, 100 साल भी नहीं हुए इसे. इट वॉज बिंग डेवलप बाय जोसेफ एस्पिडिन. ये भी पूछ लेता है कई बार आपसे AE के अंदर. सो दिस वॉज बिंग डेवलप बाय जोसेफ एस्पिडिन. जोसेफ एस्पिडिन ने डेवलप किया था इसको 1824-25 के अंदर. अगर हम बात करें ब्रॉडली कि सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट में दो इंग्रेडिएंट मिलेंगे आपको. एक होगा कैल्सिरियस कंपाउंड्स, दूसरा होगा आर्जिलेशियस कंपाउंड्स.
हम इन दोनों कंपाउंड को मिक्स करते हैं, वी मिक्स दीज टू कंपाउंड दैट फाइनली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सीमेंट, जिसकी मदद से सीमेंट बनता है। कैल्सीरियस कंपाउंड्स में क्या क्या होता है? कैल्सीरियस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कैल्शियम होती है और मैग्नीशियम होती है। आर्जिलेशियस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और ऑक्साइड होता है। तो कैल्सीरियस कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड ऑक्साइड। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी आपको। तो पहला अगर सवाल मिलता है सीमेंट में से, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट में से निकल के आता है कि सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी रिलेटिव परसेंटेज क्या होती है। तो ब्रॉडली हमारे पास कैल्सीरियस कंपाउंड्स होंगे, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स होंगे। अगर आप कुछ एग्जांपल्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स, कैल्सीरियस कंपाउंड्स जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है, जैसे लाइमस्टोन है, जैसे सीमेंटेड रॉक है, जैसे चॉक है, मरीन शेल है, मार्ल है, एल्कली वेस्ट है। ऑल दीज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कैल्सीरियस कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है। आर्जिलेशियस कंपाउंड्स जैसे क्ले है, शेल है, स्लेट है, ऐश है, दीज आर टर्म्ड एज आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें सिलिका होती है, एल्यूमिनियम होती है और ऑक्साइड होती है। अब इसमें से हम कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे, जैसे लाइमस्टोन उठा लिया और यहाँ से हमने क्ले उठा ली, दोनों को मिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे, सीमेंट बनाएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो लाइमस्टोन है या जो क्ले है या जो सीमेंटेड रॉक है या शेल है, इसमें इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स कितने होने चाहिए विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक पॉइंट क्लियर कर दूं। इनिशियली हम जो भी डिस्कशन करेंगे, इनिशियली वॉट एवर डिस्कशन आई विल बी डूइंग विल बी वैलिड फॉर ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो भी बात मैं अभी आगे करने वाला हूँ वो बात वैलिड होगी ओपीसी के लिए। ओपीसी का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों बोलते हैं इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? Because this cement was being developed in the cement after setting resembles a stone which is found in the Portland। ये सीमेंट सेट होने के बाद रिजेंबल करता है एक स्टोन को जो पोर्टलैंड में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो शुरुआत में जो भी डिस्कशन करेंगे वो सारी वैलिड होगी किसके लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिटेल में बात करते हैं, विल टॉक अबाउट दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिटेल। जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइम। लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। कितना होना चाहिए ओपीसी के अंदर, 62 से लेकर 67% की रेंज में होना चाहिए। क्या क्या काम करता है? पहला, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ये सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। फिर स्ट्रेंथ क्या होती है? इट्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। इट इम्पार्ट साउंडनेस टू द सीमेंट। ये साउंडनेस भी इम्पार्ट करता है सीमेंट को। साउंडनेस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द वॉल्यूम चेंज। तो लाइम वॉल्यूम चेंज भी रोकता है अगर परमिसिबल रेंज में हुआ, और स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करता है। फिर तो आप बोल सकते हो कि लाइम की परसेंटेज बढ़ा दो, इससे भी ज्यादा कर दो अगर ये स्ट्रेंथ दे रहा है। मुझे स्ट्रेंथ ही तो चाहिए, बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो चाहिए सीमेंट के अंदर। ठीक है, अच्छी बात है, अगर मैंने लाइम की प्रोपोर्शन बढ़ाई तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पर ये सीमेंट को अनसाउंड भी बना देगा। यानी अब वॉल्यूम चेंजेस मिलेंगे आपको सीमेंट के अंदर, सीमेंट एक्सपेंड कर जाएगी और फाइनली डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। फिर आप बोलोगे दिक्कत वाली बात है तो घटा दो इसे, क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, घटा दो, वॉल्यूम चेंजेस कम हो जाएंगे, पर साथ में स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इसीलिए लाइम की प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए, 62 से लेके 67% होनी चाहिए, क्योंकि इस रेंज में जितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो मिल जाती है, और जो भी वॉल्यूम चेंजेस निकल के आते हैं वो परमिसिबल रेंज में होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि वॉल्यूम चेंज कैसे करवाता है, उसके लिए नीचे रिएक्शन लिखी हुई है। लाइम जब रिएक्ट करता है पानी के साथ, पानी कहाँ से है, हम मिलाते हैं, जब भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है सीमेंट के अंदर पानी मिलाया जाता है, और किसी भी कंपाउंड की पानी के साथ रिएक्शन को हम बोल देते हैं हाइड्रेशन। तो ये हाइड्रेशन है लाइम की। तो लाइम की जब हाइड्रेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सपेंसिव रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर लाइम प्रेजेंट हुआ सीमेंट के अंदर और आपने उसमें पानी मिलाया, वॉल्यूम क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो ये क्या करता है, सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट शुड बी नोन टू अस, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, होना भी चाहिए। नेक्स्ट है सिलिका, सिलिका डाइऑक्साइड। इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 17 to 25% इन ओपीसी। ध्यान रखना ये सारी रेंज हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 1-2% ऊपर नीचे वैल्यू कर सकते हो आप। सिलिका भी क्या करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। जैसे पीछे लाइम इम्पार्ट कर रहा था, वैसे सिलिका भी क्या करती है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है। सो इट ऑल्सो इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ा दो फिर इसे। अगर इसे बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पर साथ में सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट भी बढ़ जाएगा। अब एक नई चीज आई, सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम वो टाइम है जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देता है। So setting time is that time in which the cement loses its plasticity.
इफ इट लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विद दी सीमेंट। अगर वो प्लास्टिक नहीं रहा तो आप सीमेंट के साथ काम नहीं कर पाओगे। भैया कौन सा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे काम करने होते हैं सीमेंट के साथ, जैसे मिक्सिंग करनी होती है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग करनी होती है, जैसे प्लेसिंग करनी होती है, जैसे कॉम्पेक्शन करना होता है, जैसे फिनिशिंग करनी होती है। ये सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे अगर सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर ली। तो सिलिका अगर बढ़ाया स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पर प्लास्टिसिटी भी बढ़ जाए, पर सेटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। सिलिका अगर घटाया स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पर सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिना। एल्यूमिना शुड बी इन द रेंज ऑफ 3 to 8%। ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही लिख देते हैं एल्यूमिना है। अब इसका काम है, क्या काम है? इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। तो अगर मुझे सीमेंट को जल्दी सेट कराना है, लेट अस सपोज इन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन आई वांट द सीमेंट टू सेट क्विकली, आई विल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। ये क्या करेगा? सीमेंट को जल्दी सेट करा देगा। तो अगर मैंने सिलिका बढ़ाया सेटिंग टाइम बढ़ जाएगी, पर अगर एल्यूमिना बढ़ाया सेटिंग टाइम कम हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है, इसके मैकेनिज्म अभी आगे बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ फंक्शन बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट फंक्शन एल्यूमिना का, एल्यूमिना हेल्प करता है उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने में जिसमें सीमेंट के पार्टिकल्स बनते हैं, यानी सीमेंट के क्लिंकर्स बनते हैं। तो एल्यूमिना हेल्प करता है उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने में जिसमें सीमेंट के क्लिंकर्स बनते हैं। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि जो कॉस्ट लगेगी हमारे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो कम हो जाएगी। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर लाइम सिलिका जैसे एक्सेस में थी दिक्कत कर रही थी, एल्यूमिना भी अगर एक्सेस में होगी दिक्कत करेगी। अगर एल्यूमिना एक्सेस में हुई इट विल वीकन दी सीमेंट, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ घटा देगा। कैसे घटा देगा इसकी मैकेनिज्म अभी आगे बताऊंगा। तो ये कैसे क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है आगे देखेंगे। ये कैसे टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है आगे मैकेनिज्म देखेंगे। अगर ये ज्यादा हुआ कैसे सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, दैट आल्सो विल सी। तो ये जानकारी भी मैं आपको दूंगा, दिस इंफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग यू। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट। अच्छा पहले कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं। परसेंटेज है 3 से लेके 4। हमने सीमेंट को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए थे? कैल्सेरियस एंड आर्जिलेशियस। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट को हम अलग से मिलाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका CaSO4.2H2O। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम मिलाते हैं अलग से, भैया कब मिलाते हो? जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है। तो कैल्शियम सल्फेट को हम अलग से मिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। फायदा क्या होता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इससे पहले जिस भी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान दिलाऊं मैंने बात करी स्ट्रेंथ की, फिर मैंने बात करी साउंडनेस की, फिर मैंने बात करी सेटिंग की। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं हो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट प्रॉपर्टी। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बतानी होगी तो मैं वहां पे हाईलाइट कर दूंगा। जैसे एग्जांपल पीछे एल्यूमिना में क्या लिखा था? एल्यूमिना हेल्प्स इन क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट, यानी सेटिंग टाइम क्या कर देगा? घटा देगा। अब कौन सा सेटिंग टाइम? यानी फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला लाइम इम्पार्ट स्ट्रेंथ, या कौन सी स्ट्रेंथ? फाइनल स्ट्रेंथ की बात चल रही है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है ये चीज। पर कैल्शियम सल्फेट स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट कर रहा है इसलिए वो लिखा गया। तो क्या कर रहा है कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। तो अगर मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम कम करना है, मैं क्या करूंगा? सिलिका कम कर दूंगा, मैं एल्यूमिना बढ़ा दूंगा, मैं कैल्शियम सल्फेट कम कर दूंगा। आई रिड्यूस द कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है? तो कैल्शियम सल्फेट के प्रोपोर्शन को घटा दिया जाएगा। तो ये हम अलग से मिलाते हैं ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या कर जाए? बढ़ जाए। इसकी जो वर्किंग है भी आगे बताऊंगा। आई डिस्कस द वर्किंग ऑफ दिस कैल्शियम सल्फेट ऑल्सो। ये ऐसा कैसे कर पाता है कि ये इनिशियल सेटिंग टाइम को तो रिड्यूस कर देता है या इंक्रीज कर देता है, पर फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। तो इनिशियल सेटिंग टाइम पे ही इम्पैक्ट कैसे पड़ता है दैट विल डिस्कस। तो रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा वो भी समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म से, और क्यों इनिशियल टाइम पे ही फर्क पड़ता है वो भी आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आयरन ऑक्साइड। कितनी रेंज में होना चाहिए? 3 से लेकर 4% के बीच में होना चाहिए। अब आयरन ऑक्साइड भी क्या करता है? ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है हमारे सीमेंट को। पीछे और किसके लिए लिखा था हमने? ये लाइम के लिए लिखा था, सिलिका के लिए लिखा था। अब लाइम और सिलिका डायरेक्टली स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं सीमेंट के अंदर, पर आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया इनडायरेक्टली इम्पार्ट करते हैं।
फिर से ये बात इस पॉइंट पे तो समझ में नहीं आएगी, इसके लिए मुझे स्ट्रेंथ की मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी, जो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। आई डिस्कस दिस पॉइंट, और फिर मैं हाईलाइट भी करूंगा। देखो आयरन ऑक्साइड मैंने बताया था पीछे, ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, तो इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, समझ में आता है। ये कलर भी इम्पार्ट करता है सीमेंट को, ये बात भी समझ में आती है। आयरन का कैरेक्टरिस्टिक कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। तो आयरन की कैरेक्टरिस्टिक कलर रेडिश ब्राउन है, तो ये वो भी इम्पार्ट करता है, इट इम्पार्ट्स रेडिश ब्राउन कलर। तो जो आयरन ऑक्साइड का जो कलर है वो आपको शेड के फॉर्म में मिलेगा। तो सीमेंट में जो रेडिश ब्राउन शेड होती है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? आयरन ऑक्साइड। एग्जैक्टली सेम फंक्शन मैग्नीशिया का आता है। एग्जैक्टली सेम फंक्शन इज ऑफ मैग्नीशिया ऑल्सो। क्या फंक्शन है मैग्नीशिया का? इट ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। ये भी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है, हार्डनेस इम्पार्ट करती है और कलर इम्पार्ट करती है सीमेंट की। कौन सा कलर इम्पार्ट करती है सीमेंट को? ये कलर इम्पार्ट करती है येलो। तो जो येलो शेड होता है सीमेंट के अंदर, वो मैग्नीशिया की वजह से होता है। ये भी स्ट्रेंथ कैसे इम्पार्ट करेगा, इसको भी आगे डिस्कस करूंगा, दैट आई डिस्कस। पर मैग्नीशिया के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम जो लाइम के साथ थी, वही प्रॉब्लम जो लाइम के साथ थी। क्या प्रॉब्लम थी? इट क्रिएट्स द अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। इट क्रिएट्स दी अनसाउंडनेस इन दी सीमेंट। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज। इसका मतलब दूसरा इंग्रेडिएंट है जो क्या कर रहा है? वॉल्यूम चेंजेस के लिए रोल प्ले कर रहा है। अब फिर से सवाल आता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस कॉज करते हैं? पहला लाइम, दूसरा मैग्नीशिया। कैसे? मैकेनिज्म अभी बताऊंगा आगे आप। आई डिस्कस दी मैकेनिज्म, नोट कर लो उसको भी। नोट कर लिया? चले आगे। चलो, अच्छा सवाल ही आ गया। Consider the following statement. More than 6% magnesium oxide by weight in the cement results in, अच्छा 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड है बाय वेट, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाई अर्ली स्ट्रेंथ। सो हाई अर्ली स्ट्रेंथ हाई हीट जनरेशन नहीं होता भैया। हाई अर्ली स्ट्रेंथ हाई हीट जनरेशन, हाई अर्ली स्ट्रेंथ हाई हीट जनरेशन। लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स वॉल्यूम चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स। लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स दी वॉल्यूम चेंज, ये भी गलत है भैया। मैग्नीशिया से बोल रहा है हाई अर्ली स्ट्रेंथ आती है, नहीं आती। पीछे क्या डिस्कस किया था हमने कि ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, इसने स्पेसिफिकली लिख दिया अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आती है। पीछे बताया था अगर कोई से भी प्रॉपर्टी लिखी हो उसका मतलब फाइनल प्रॉपर्टी है। तो भैया पहली बात तो गलत है। हीट जनरेशन की तो मैंने बात ही नहीं करी करी है अभी पे। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट हीट जनरेशन, अभी आगे डिस्कस करेंगे हीट जनरेशन को भी, कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स द वॉल्यूम चेंज, मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स द वॉल्यूम चेंज। तो कौन सी बात सही है? ना पहली बात सही है ना दूसरी बात सही है, तो नाइदर वन नाइदर टू। तो दोनों में से कोई सी भी एक चीज सही नहीं है, नथिंग इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट सल्फर। अब ये तीसरा इंग्रेडिएंट आ गया। दिस इज द थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस। ये तीसरा इंग्रेडिएंट है जो अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला था लाइम, दूसरा था मैग्नीशिया, तीसरा है सल्फर। तो फिर भैया आप बोलोगे भैया ये क्यों रखा हमने सीमेंट के अंदर? हमने नहीं रखा, ये कैल्शेरियस और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी परसेंटेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपको ऐसे कंपाउंड यूज करने हैं। कौन से कंपाउंड? कैल्शेरियस एंड आर्जिलेशियस। कि फाइनल सीमेंट के अंदर सल्फर की परसेंटेज 1 to 3 से ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा हुई इट विल बी कॉजिंग दी वॉल्यूम चेंजेस। सल्फर कैसे वॉल्यूम चेंज कॉज करता है अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो मैकेनिज्म सारे पॉइंट्स की बची हुई है, मैकेनिज्म ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज बीइंग लेफ्ट, दैट आई विल डिस्कस। नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज एल्कली, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड। कितनी होनी चाहिए? नेग्लिजिबल।
लेस देन 1%। अब एल्कली क्या करती है, बहुत सारे नुकसान करती है। पहला, इट लीड्स टू एफ्लोरेसेंस। अब एफ्लोरेसेंस क्या होती है? एफ्लोरेसेंस वो प्रॉपर्टी होती है एल्कली की जिससे ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो एफ्लोरेसेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे एल्कली पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। लेट सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कौन सा लेके चलो, ये कॉलम है हमारा, दिस इज द कॉलम। तो इसको बनाने के लिए हमने सीमेंट को यूज किया, इसके अंदर एल्कली प्रेजेंट थी। अब एल्कली क्या करती है, पानी के साथ रिएक्ट करती है। भैया पानी कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और एल्कली कहाँ प्रेजेंट है, एल्कली हमारी प्रेजेंट है सीमेंट के अंदर। स्ट्रक्चर में कहाँ पर होगी, सरफेस पे होगी। तो ये रिएक्शन चलती है सरफेस पे। तो एल्कली रिएक्ट कर जाती है पानी के साथ सरफेस पे। अब पानी तो वेपराइज कर जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वाटर वेपराइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एल्कली यहीं के यहीं छूट जाती है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वाइट और ग्रेइश स्टेन्स ओवर द सरफेस, जिसकी वजह से हमारे सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर के वाइट और ग्रे कलर के स्टेन्स डेवलप हो जाते हैं, ड्यू टू विच एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर की एस्थेटिक वैल्यू कम हो जाती है। तो alkali in the cement leads to efflorescence, aesthetic value of the structure will be reduced. Next point of reference, alkali undergo expensive reaction with the aggregate. alkali की जो aggregate का reaction होती है वो expensive होती है, यानी volume change होता है उसके टाइम पे। तो अगर volume बढ़ा, again what will happen, disintegration हो जाएगी हमारे सीमेंट की। alkali also helps in accelerating the setting of the cement paste। ये भी एक फंक्शन है, पीछे बताया था जैसे एल्यूमिना का काम था जल्दी सेट कराना, वैसे एल्कली भी क्या करती है, सीमेंट पेस्ट को जल्दी सेट करा देती है। तो ये भी एक फंक्शन निकल के आता है एल्कली का। तो कैल्सीरियस कंपाउंड्स, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स में ये सारी चीजें होंगी। ओपीसी के लिए टू गेट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी हमने इनकी परसेंटेज फिक्स कर रखी है। इन सारे फंक्शंस का मैकेनिज्म अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। आई डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। चलिए नोट, चले आगे। चलो, अच्छा सवाल आ गया क्या? Consider the following oxide: alumina है, lime है, silica है. The correct sequence in increasing order of their percentage in the ordinary Portland cement. तो पीछे बताया था अभी lime 62, 67, silica oxide 17 से 25, 3 से 8। कौन सा बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो 132, सो 132। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Match list 1 composition of the raw material used in cement, list 2 components of the raw material and select the composition है और दूसरा component है। अच्छा वही मैच करना है आपको सारी चीजें। सिलिका कितनी होती है, सिलिका ये तो इतनी होती है, 25% ही होती है, पीछे डिस्कस किया था। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी इतना ही होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3 से लेके 8%, सेम ही चल रहे हैं। आयरन और मैग्नीशियम दोनों जोड़ के ये 5% आ जाएंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ए का 1, बी का 2, सी और डी, ए बी सी डी का 1 2 3 4, आंसर इज ए, आंसर ए है हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीमेंट के अंदर। अब कैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीमेंट के अंदर, पीछे तो हमने बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। एक्चुअल में सीमेंट की जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, इट इज ड्यू टू द बोक्स कंपाउंड्स। एक्चुअल में सीमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो किसकी वजह से होती है, बोक्स कंपाउंड्स की वजह से डेवलप होती है। अब क्या होते हैं बोक्स कंपाउंड्स? When calcareous and argillaceous compounds are intermixed and intergrined and burnt at high temperature, जब calcareous argillaceous compounds को हम intergrind करते हैं
और बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है हम कैल्सीरियस कंपाउंड उठाते हैं, आर्जिलेशियस कंपाउंड उठाते हैं, दोनों की मिक्सिंग करते हैं और बर्न कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर कितना, 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे कैल्सीरियस कंपाउंड्स आर्जिलेशियस कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, दोनों की फ्यूजिंग होती है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। इन कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन सबसे पहली बार बोग्स ने ऑब्जर्व करी थी, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं बोग्स कंपाउंड्स। Thereby these compounds are termed as Bogus compounds. यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीमेंट की प्रॉपर्टी के लिए। These in actual are responsible for the property of the cement. इसीलिए अगर सीमेंट के ऊपर कोई सवाल आता है उसमें बोक्स कंपाउंड्स तो आपको मिलेंगे। यू विल फाइंड दीज बोक्स कंपाउंड्स हियर। अब एक एक करके उठाते हैं। पहला बोक कंपाउंड इस ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, नाम में लिखा हुआ है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखूं मैं, इफ आई सी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस, 3 मोल लाइम के हैं, 1 मोल एल्यूमिना का, 3 moles of lime 1 mole of alumina। लाइम को हमने C लिखा तो C3, एल्यूमिना को हमने A लिखा तो C3 है। तो इसको हमने बोल दिया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका केमिकल नाम सिलाइट, तो इसको सिलाइट भी बोल सकते हो आप। इसकी परसेंटेज कितनी है, 4 से लेके 14%। सो इट्स परसेंटेज वेरीज इन द रेंज ऑफ 4 to 14। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहला, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स। तो इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ द एडिशन ऑफ द वाटर। जैसे ही पानी मिलाते हो आप सीमेंट के अंदर, पहले 24 घंटे में यही रिएक्ट करता है। हाइड्रेशन का मतलब बताया था पीछे। एनी ऑफ द रिएक्शन विद द वाटर विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज हाइड्रेशन। तो ये पहले 24 घंटे में ही रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ। देयर बाय इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। फ्लैश का मतलब क्या होता है, इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग होनी भी चाहिए। क्यों, इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्यूमिना प्रेजेंट है। और एल्यूमिना का फंक्शन क्या बताया था पीछे, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। तो वो तो बस लिखा था, एक्चुअल में मैकेनिज्म ये निकल के आई है कि C3A क्योंकि पहले 24 घंटे में रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ, जिसकी वजह से सीमेंट की क्या होती है, इमीडिएट या फ्लैश सेटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सीमेंट की जो रिएक्शन है पानी के साथ, जिसको आप हाइड्रेशन बोल रहे हो, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब इस रिएक्शन के टाइम पे हीट इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन के टाइम पे हीट इवॉल्व होती है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। इस C3A की वजह से जो हाइड्रेशन होती है उस समय मैक्सिमम हीट इवॉल्व होती है। तो टेक्निकली क्या लिखेंगे, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस। अब दिक्कत वाली बात है, क्यों, इस हीट की वजह से जो हमने पानी मिला रखा है सीमेंट के अंदर टू अंडरगो हाइड्रेशन, वो वेपराइज कर जाता है। हाइड्रेशन पूरी नहीं होती, हाइड्रेशन पूरी नहीं होती, इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हमने पीछे लिखी थी वो मिलेंगी नहीं सीमेंट की, यानी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो पीछे एल्यूमिना में क्या लिखा था आपने, इफ इट इज एन एक्सेस इट वीकन्स द सीमेंट। उसकी रीजन ये है, अगर एल्यूमिना एक्सेस में है, C3A एक्सेस में है, C3A एक्सेस में है, ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ज़्यादा पानी वेपराइज हो जाएगा, ज़्यादा पानी वेपराइज हो जाएगा, इसका मतलब हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी, स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। अगर पानी वेपराइज हो जाता है, जो वॉल्यूम पानी ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो भी खाली पड़ा रहेगा, जिसको हम टेक्निकली क्रैक्स बोल देते हैं। सो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है इसी के ऊपर सल्फर अटैक करता है। पीछे लिखा था हमने कि सल्फर अनसाउंडनेस कॉज करता है। वो अनसाउंडनेस कॉज करता है बाय रिएक्टिंग विद whom, बाय रिएक्टिंग विद कैल्शियम एंड एल्यूमिना। और वो कैल्शियम और एल्यूमिना कहाँ प्रेजेंट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हमारे सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी भी घटा देगा। वॉल्यूम चेंजेस आए, ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब इसका कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। तो अगर वो सवाल में पूछता है कि कौन सा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट के लिए, ये हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है। सारी दिक्कतें तो कर रहा है, इमीडिएट सेटिंग करा देता है सीमेंट की, आप काम नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम हीट इवॉल्व कर रहा है, क्रैक डेवलप करा देगा, स्ट्रेंथ कम करा देगा, रेजिस्टेंस कम कर देगा सीमेंट के अगेंस्ट द अटैक ऑफ द सल्फर। तो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। एक फायदा निकल के आता है इसका बस, कि अगर आपको सीमेंट की रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन बढ़ानी है तो आप C3A को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको सीमेंट की रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप C3A की प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हो। क्यों, क्योंकि C3A क्लोराइड को बाइंड कर देता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करोजन। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, C3A क्लोराइड को बाइंड कर देता है, बाइंड मतलब उससे रिएक्ट कर जाता है, यानी क्लोराइड रहेगा ही नहीं तो क्या नहीं करा पाएगा, करोजन नहीं करा पाएगा। तो लेट अस सपोज सी वाटर, सी वाटर में मेरे को कोई स्ट्रक्चर बनाना है, सी के अंदर क्या प्रेजेंट है,
क्लोराइड प्रेजेंट है तो आपके स्ट्रक्चर की करोजन होना तय है क्लोराइड की वजह से। मुझे इसकी टेंडेंसी घटानी है तो मैं एक ऐसा सीमेंट यूज करूंगा जिसमें C3A क्या हो, ज्यादा हो, इन विच द प्रपोर्शन ऑफ C3A इज मोर। क्लियर है चीज? तो फर्स्ट ऑफ द बोक कंपाउंड इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हमारा पहला बोक कंपाउंड है। अच्छा, पीछे हमने बात करी थी फ्लैट सेटिंग की, अब उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दिया नोट के फॉर्म में। इमीडिएट और इंस्टेंट सेटिंग ऑफ द सीमेंट व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन द सीमेंट इज नोन एज फ्लैश सेटिंग। अब ये फ्लैश सेटिंग जो इमीडिएट या इंस्टेंट सेटिंग है सीमेंट की, इससे रिजेंबल करती हुई एक और सेटिंग है हमारे पास, नाम में रिजेंबलेंस है और कोई रिजेंबलेंस नहीं है, फॉल सेटिंग। अब ये फॉल सेटिंग क्या होती है? फॉल सेटिंग को समझने के लिए मुझे जिप्सम उठाना पड़ता है, पीछे बताया था जिप्सम, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4.2H2O यही है। फिर ये भी बताया था कि जिप्सम कहाँ ऐड करते हैं, जिप्सम हम ऐड करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अलग से। फिर ये भी डिस्कस किया कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है, 1400 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस। तो जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है और आपने जिप्सम को मिला दिया, उस समय ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपराइज हो जाती है, उस समय ये जिप्सम अपने कुछ पानी को लूज कर देता है, इट लूजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बात खत्म हुई। अब सीमेंट को मैं यूज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, अब सीमेंट को मैं यूज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, सीमेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। हमने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, जैसे ही हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं, ये जिप्सम अपने लॉस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करता है, रीगेन कर लेता है और दोबारा से हार्ड हो जाता है। तो ऐसा इंप्रेशन आता है कि सीमेंट सेट हो गया, सीमेंट सेट नहीं हुआ है, कैल्शियम सल्फेट ने बस अपने लॉस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रीगेन किया। इससे इंप्रेशन आई हमारा कि सीमेंट सेट हो गया, पर हुआ तो है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है फॉल्स सेटिंग। तो सीमेंट की सेटिंग हुई नहीं है, पर आपको इंप्रेशन आया कि सीमेंट सेट हो गया, देयर बाय द नेम कम्स फॉल्स सेटिंग, इसलिए इसका नाम फॉल्स सेटिंग पड़ा हुआ है। तो दोनों एक साथ रिजेंबल करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ डिस्कस किया जाता है। क्लियर है पूरी कहानी? Shall we continue? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द बोक कंपाउंड, अगला बोक कंपाउंड जो अवेलेबल है हमारे पास इस टर्म्ड एज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। अभी क्या है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, नाम से समझ में आ रहा है, टेट्रा कैल्शियम 4 मोल लाइम के, तो ये लिखे हुए 4 मोल लाइम के, एल्यूमिनो 1 मोल एल्यूमिनियम का, 1 मोल एल्यूमिनियम का, फेरेट 1 मोल आयरन ऑक्साइड का। जैसे पीछे सिलाइट नाम था उसका, इसका यहाँ पे टेक्निकल नाम क्या है, फिलाइट। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फिलाइट। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इट ऑल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ द वाटर इनटू द सीमेंट, हेंस इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। तो इसकी हाइड्रेशन भी पहले 24 घंटे के अंदर हो जाती है, और ये भी रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश सेटिंग के लिए, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। टेक प्रॉपर केयर, रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट इज मोर देन दैट ऑफ C3A। कहने का मतलब है, पीछे भी बताया था कि वो 24 घंटे में रिएक्ट कर जाता है, यहाँ पर भी बताया है 24 घंटे में रिएक्ट कर जाता है, पर इसकी रिएक्शन पहले होती है देन C3A। So rate of hydration of C4AF is more than that of C3A. Clear है? Next point of reference, इसमें भी लाइम है, इसमें भी एल्यूमिना है, तो इसके ऊपर भी कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर भी सल्फर अटैक करेगा। तो इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर, ये भी सीमेंट की रेजिस्टेंस घटाता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। पर क्योंकि इसमें आयरन है, आयरन सल्फर के अटैक को कम कर देता है,
तो हटा नहीं देता सल्फर के अटैक को, कम कर देता है। तो कहने का मतलब है सल्फर C3A पे भी अटैक करेगा, सल्फर C4AF पे भी अटैक करेगा, पर अटैक ऑन C3A विल बी मोर एंड C4AF विल बी कंपैरेटिवली लेस। नेक्स्ट, जितने भी बॉक्स कंपाउंड्स है, अभी आगे और भी बताऊंगा, उनमें से सबसे कम बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी है। सबसे कम बताइए, ये नहीं बोला जीरो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। सो आउट ऑफ ऑल दी बॉक्स कंपाउंड्स, लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी इज अवेलेबल विद C4AF। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम का नहीं है। पीछे हमने क्या बोला था, C3A हार्मफुल प्रॉपर्टी इंपार्ट कर रहा है सीमेंट के अंदर, ये कोई प्रॉपर्टी इंपार्ट नहीं करता सीमेंट के अंदर। अगर ये है तब भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। इसकी परसेंटेज वेरी करती है 10 to 18। पीछे कितनी थी, 4 to 14, इसकी कितनी है 10 to 18। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द बोक कंपाउंड इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो पहला था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर था हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फिर से नाम समझ सकते हैं, 3 मोल लाइम के 1 मोल सिलिका का। तो हमने नाम क्या रख दिया इसका, C3S, ऑल्सो टर्म्ड एज एलाइट। कॉमन नाम क्या है इसका, एलाइट है। अब देखो पीछे लाइन में क्या लिखा था हमने, पीछे लाइन में लिखा था वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, सिलिका में भी क्या लिखा था, वो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ आती है वो किसकी वजह से आती है, वो आती है C3S की वजह से। तो सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो C3S की वजह से है। इसमें लाइम भी है और इसमें सिलिका भी है, इसलिए दोनों के लिए हमने ये बात लिखी थी कि लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये वो कंपाउंड बना कब, जब हमने कैल्सेरियस आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को फ्यूज कराया हाई टेम्परेचर पे। ये फ्यूजिंग कराने में हेल्प कौन करती है, आयरन और मैग्नीशिया करती है। इसीलिए आयरन और मैग्नीशिया में भी हमने क्या मेंशन किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ। पर कैसी स्ट्रेंथ, इनडायरेक्ट। डायरेक्टली तो किसकी वजह से आ रही है, C3S की वजह से आ रही है। इसको भी मैकेनिज्म के फॉर्म में समझ सकते हैं। देखो, हमारी लाइम और सिलिका जब पानी के साथ रिएक्ट करती है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जेल व्हिच इज नोन एज CSH जेल। दैट पोजेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इस जेल के पास क्या होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। इस जेल को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोहाइड्राइड जेल और टॉबरमाइड जेल, कुछ भी बोल दो, एक ही मतलब है। तो ये जो हमारी कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की जेल है, ये जो हमारी कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की जेल है, इसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें कौन कौन है, लाइम और सिलिका इम्पार्ट स्ट्रेंथ। इसको बनाया किसने या हेल्प किसने करी, इसको बनाने में हेल्प करी आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ने। क्लियर है? जितने भी बोक कंपाउंड है, अब 3 हो गए, सबसे अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी के पास है, होनी भी चाहिए, लाइम भी और सिलिका भी है। तो इट पोजेस द बेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी अमंग्स दी ऑल, तो वो चीज भी लिख दी। जितने भी बोक्स कंपाउंड्स हैं उनमें से सबसे छोटी साइज इसी की होती है। तो अगर C3S की प्रपोर्शन ज्यादा हुई, हमारी परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये परमिबिलिटी विल डिक्रीज। तो सीमेंट की परमिबिलिटी कम होगी। अगर सीमेंट की परमिबिलिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको सॉल्व में भी बताया था। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थॉइंग का मतलब होता है मेल्टिंग। तो कहने का मतलब है अगर C3S ज्यादा हुआ, परमिबिलिटी कम हुई, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। ये बात भी समझ में आती है। जरा ये रिएक्शन देखना, जब C3S पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या रिलीज हो रही है, लाइम रिलीज हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे दिक्कत भी है, इससे फायदा भी है, दोनों ही चीजें होती हैं। ये जो लाइम रिलीज होती है इसको हम टेक्निकली बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज लीचिंग प्रोसेस, आगे कहीं मेंशन भी होगा, बता दूंगा नहीं तो नहीं मेंशन हो तो। ये 20 से 30% रिलीज होती है। तो ओपीसी की हाइड्रेशन के टाइम पे 20 से 30% लाइम रिलीज होता है, यानी 20 से 30% लीचिंग होती है लाइम की। इससे फायदे और नुकसान की बात करें, फायदा, ये जो हमारा लाइम रिलीज हुआ ये पीएच को इंक्रीज कर देता है। The lime which is being released, it increases the pH। अगर pH बढ़ गई, टेंडेंसी ऑफ करोजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एडवांटेज है। पर नुकसान भी है, लाइम रिलीज हुआ, इट विल मेक दी सीमेंट पोरस। जो वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा था अब खाली हो गया। तो जो वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा है वो खाली हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पोरोसिटी बढ़ जाएगी, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर। दूसरा, सल्फर हमारा इसके ऊपर भी अटैक करता है, और सल्फर ने अगर इसके ऊपर अटैक किया, वॉल्यूम क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज दी वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा, अनसाउंडनेस आ जाएगी, अनसाउंडनेस विल बी इंड्यूस इन द सिस्टम। क्लियर है चीज?
तो लीचिंग ऑफ लाइम से फायदा भी है, लीचिंग ऑफ लाइम से नुकसान भी है, दोनों चीजें निकल के आती है। बोथ थिंग कम्स इनटू द पिक्चर। चलिए, अच्छा ये हाइड्रेशन की बात कर रही थी हमने, हाइड्रेशन नहीं की बताई। ये जो C3S है, इसकी हाइड्रेशन 1 से लेके 2 हफ्ते के बीच में हो जाती है। So it undergoes hydration within a week or two. So it undergoes hydration within a week or two. Thereby it is responsible for development of early strength. तो अगर आपको किसी स्ट्रक्चर के अंदर अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, I'll increase the proportion of C3S. तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो स्ट्रेंथ इम्पार्ट होती है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ C3S. तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में मेरे को अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, I'll increase the proportion of elite या C3S या ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? चलो, कंस्ट्रक्शन वेयर C3S इज जनरली यूज्ड। अच्छा, एग्जांपल दिए हुए हैं जहां जहां पे भी हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, एग्जांपल दिए हुए हैं। पेमेंट कंस्ट्रक्शन, अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है उसके ऊपर। प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, टेम्परेचर कम होता है, हाइड्रेशन की रेट कम हो जाती है, आपको उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? C3S के प्रोपोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेयर फॉर्मवर्क इज टू बी रीयूज्ड फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, आपको सेम फॉर्मवर्क को बार बार यूज करना है कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। बार बार यूज करना है यानी जहां पर आपने फॉर्मवर्क लगा रखा है वहां से पहले हटाना है। हटाने के लिए उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जानी चाहिए। स्ट्रेंथ डेवलप जल्दी करवानी है, क्या करोगे? C3S के प्रोपोर्शन को बढ़ा दोगे, यू विल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C3S। क्लियर है चीज? चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द बोक कंपाउंड इज डाइकैल्शियम सिलिकेट। 2 मोल लाइम के 1 मोल सिलिका का, C2S। इसको बिलाइट भी बोलते हैं, यानी सबका नाम क्या हुआ? इलाइट, बिलाइट, सिलाइट, फिलाइट। तो इलाइट C3S, बिलाइट C2S, सिलाइट C3A, फिलाइट C4AF। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन अ ईयर और सो। इसकी हाइड्रेशन 1 साल के आसपास के टाइम में होती है। इसका मतलब हमारे सीमेंट की जो अल्टीमेट या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है? बिलाइट की वजह से होती है। तो अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C2S। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन सबसे बाद में होती है, यानी इसकी केमिकल रिएक्शन सबसे बाद में होती है, यानी केमिकली रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम है। इट इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल एंड एसिड। इससे केमिकल और एसिड की रिएक्टिविटी भी क्या निकल के आती है? कम आती है निकल के। परसेंटेज वेरी करती है 15 से लेके 35 के बीच में। पीछे बताया था, जब लाइम और सिलिका रिएक्ट करते हैं पानी के साथ क्या बनती है? CSHL बनती है, तो बन गई CSHL वापस, CSHL इज फॉर्म्ड। तो जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पे हम C2S की प्रोपोर्शन को बढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल लिखे हुए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है, डैम है, वियर है, बराज है, ब्रिजेस है। तो इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीजन बीइंग, इनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे रिक्वायर टाइम फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, हेंस वी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ C2S। इसलिए हम C2S की प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं कुछ सवाल। When cement is tested for setting time on gauging, it shows quick setting. The phenomena is known as flash set of the cement. Is due to the presence of what? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। बिल्कुल सही बात है। एल्कलीन दी सीमेंट सेटिंग टाइम क्या कर देती है? घटा देती है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट गलत बात है, ये तो 1 से 2 हफ्ते में हाइड्रेट होता है। तो आंसर क्या आ गया? 1 and 2। एल्कलीन बताया था इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, बोक्स कंपाउंड्स की कंपैरिजन की हुई है। चलो अब देखो, पीछे जो भी आपको बोक्स कंपाउंड्स बताए हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को नोट के फॉर्म में कंपेयर किया हुआ है, ओनली फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे ये बात। पहली, बाइंडिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी आपको? C3S की, फॉलोड बाय C2S, लाइम और सिलिका है, फॉलोड बाय C3 और वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है? C4AF की। तो ये बात भी समझ में आती है, इसकी बेस्ट होती है, इसकी वर्स्ट होती है। देन रेट ऑफ हाइड्रेशन बताया था, पहले 24 घंटे, पहले 24 घंटे पर C4AF की रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है C3S से। फिर C3S ये 24 घंटे में, ये 1 से 2 हफ्ता, ये 1 साल। तो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट, लाइम के बारे में बताया,
It is soluble in water, so it leaches out. It makes the concrete porous. तो हमारी ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है. फिर लाइम के ऊपर कौन अटैक करता है, सल्फर भी अटैक करता है, जिससे वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एक ही फायदा बताया था, ये पीएच ऑफ कंक्रीट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन बढ़ जाती है. फिर ये भी बताया था लीचिंग कितनी होती है लाइम की, 20 से लेकर 30% होती है. इसीलिए अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम C3S की परसेंटेज को घटा देते हैं और C2S की परसेंटेज को बढ़ा देते हैं. क्लियर है? नोट करो फटाफट, चले आगे. नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? कर लिया नोट? चले, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट हीट ऑफ हाइड्रेशन. पीछे हम बात कर रहे थे कि सीमेंट की जो हाइड्रेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कहने का मतलब है इस रिएक्शन के टाइम पे हीट इवॉल्व होती है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं. और हाइड्रेशन खुद क्या है, रिएक्शन विद द वाटर. तो हर एक बोक कंपाउंड की हाइड्रेशन के लिए कितना पानी चाहिए, हर एक बोक कंपाउंड की हाइड्रेशन के टाइम पे कितनी हीट इवॉल्व होती है, ये दोनों चीजें आपको बता रखी है. तो पहले हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की. फर्स्ट विल टॉक अबाउट हीट ऑफ हाइड्रेशन. 3 days पे भी दे रखी है, 90 days पे भी दे रखी है. और वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन वो भी बता रखा है. तो C3 है, जरा चेक करना. 3 दिनों में 210 यूनिट, 90 दिनों में 310 यूनिट.
इसका मतलब मैक्सिमम हीट इवॉल्व करती है, इट इवॉल्व्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, पीछे लिखा था C3A में। एक तो इसकी हाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है, दूसरा ये हीट जो इवॉल्व करती है हाइड्रेशन के टाइम पे वो भी सबसे ज्यादा होती है, इट इवॉल्व्स मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन। फिर इसके बाद कौन आता है C3S हीट इवॉल्व करने के अंदर, तो दूसरे नंबर पे हीट कौन इवॉल्व कर रहा है, C3S। फिर उसके बाद कौन है C4A, फिर उसके बाद कौन है C2S। ये भी पूछ लेगा आपसे, he will ask this also। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, ये तो हमने बॉक्स कंपाउंड्स की हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखी, मेरे को पूरे सीमेंट के निकालनी है। इनके रिस्पेक्टिव हीट ऑफ हाइड्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इनकी परसेंटेज के साथ। हीट ऑफ हाइड्रेशन की यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम है। यूनिट्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज कैलोरी पर ग्राम, और वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन परसेंटेज में है, तो परसेंटेज बाय मास दे रखा है ये। तो वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन इज इन परसेंटेज बाय मास, तो वो चीज़ भी दिख रही है हमें, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें परसेंटेज बाय मास लिख दी है, दैट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर। तो C3A को हाइड्रेट होने के लिए कितना पानी चाहिए, 20%। C4AF को हाइड्रेट होने के लिए कितना पानी चाहिए, 20%। C3S को हाइड्रेट होने के लिए कितना पानी चाहिए, 24%। C2S को हाइड्रेट होने के लिए कितना पानी चाहिए, 21%। तो मैक्सिमम पानी कैसे चाहिए, 24%। अगर मुझे पूरे सीमेंट की हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट निकालनी है, अगर मुझे पूरे सीमेंट की हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, इनके रिस्पेक्टिव वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किसके साथ, ये जो रिस्पेक्टिव वाटर रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन के, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के साथ, आपको टोटल वाटर रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। क्लियर है, नोट कर लो ये डाटा, क्लियर है। चलो ये बात भी समझ में आती है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। चलो क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है हाइड्रेशन ऑफ विच ऑफ द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इन लेटर एज। लेटर एज में कौन स्ट्रेंथ देता है, लेटर एज में कौन स्ट्रेंथ देता है, लेटर स्टेज पे स्ट्रेंथ देती है डाइकैल्शियम सिलिकेट, तो डाइकैल्शियम सिलिकेट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ एट द लेटर स्टेज। ठीक है, समझ में आता है। अच्छा ये कंपेयर किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है हीट ऑफ हाइड्रेशन को, मैक्सिमम कौन दे रहा था C3A, फॉलोड बाय C3S, फॉलोड बाय C4A, फॉलोड बाय C2S। 300, 105, 100, 40। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ये भी कंपेयर कर सकते हो, C3S को मैक्सिमम पानी चाहिए, फॉलोड बाय C2S, फॉलोड बाय C3A, C4A, दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम पानी चाहिए। चेक करो, दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम पानी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम वाटर इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज भी समझ में आ जाती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो ये डाटा ही दे दिया आपको, डाटा इज गिवन टू यू। क्लियर है, so this point can also be understood। चलो नेक्स्ट ये हो गया। अच्छा एक कुछ जानकारी दी हुई है आपको, देखो फिर पीछे वाले डाटा को कलेक्ट कलेक्ट करके बता रखा है, क्या कलेक्ट करके बता रखा है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है OPC की एट द एज ऑफ 7 days इज 89 to 90 कैलोरी पर ग्राम, एंड एट द एज ऑफ 28 days इज 90 to 100 कैलोरी पर ग्राम। कैसे निकाला, अलग अलग बोक कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रेशन को 7 दिनों के लिए जो थी मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिव परसेंटेज से। अलग अलग बोक्स कंपाउंड्स की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन थी रिस्पेक्टिव 28 डेज के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज से, तो आपको टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन मिल जाएगी OPC की। फिर वाटर रिक्वायरमेंट बताई थी आपको, अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ, आपको टोटल वाटर रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। तो OPC को हाइड्रेट होने के लिए 23% पानी चाहिए होता है बाय वेट। तो अगर 100 ग्राम सीमेंट है, 23 ग्राम पानी चाहिए हाइड्रेशन के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हाइड्रेशन भी बता दी पीछे आपको। पर दिक्कत ये है जब आप पानी मिलाते हो सीमेंट के अंदर, कुछ पानी जाके उसके वॉइड्स में पार्टिकल के ऊपर इंट्रैप हो जाता है और वो अवेलेबल नहीं होता फॉर हाइड्रेशन पर्पस। कितना पानी, 15% पानी है। इसका मतलब अगर मुझे सीमेंट की हाइड्रेशन पूरी करानी है, मुझे पानी कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा 38%। तो ध्यान रखना इस बात का, पानी ऐड करना है 38% ताकि हाइड्रेशन पूरी हो जाए, पर पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है हाइड्रेशन के लिए, 23% है। तो 15% पानी सीमेंट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब इस पानी को भी आगे बाइफरकेट करके दिया हुआ है, तो हमने सीमेंट के अंदर वाटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहला है कंबाइंड वाटर,
इट इज द वाटर विच केमिकली कंबाइंस विद द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन। ये वो वाटर है जो केमिकली कंबाइन करता है प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन के साथ एंड इज अनइवेपोरेबल, यानी ये वही है 23% पानी जो हाइड्रेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट इज जेल वाटर। इट इज द वाटर विच इज entrapped over the surface of the cement particles in the voids and is not available for hydration। तो जैसे ही आप पानी मिलाते हो सीमेंट के अंदर, पहला ये 15% जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको टेक्निकली नाम क्या दे दिया, जेल वाटर। तो इन दोनों को आपने जोड़ा, कितना बन गया, 38% बन गया। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। इट इज द वाटर विच ऑक्यूपाई द कैपिलरी पोर्ट्स। अगर आपने 38% से ज्यादा पानी मिला दिया तो पानी किस में चला जाता है, कैपिलरी वॉइड्स में चला जाता है, कैपिलरी पोर्ट्स में चला जाता है एंड दिस वाटर इज इजीली वेपोरेबल। अगर ये पानी वेपराइज करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी सीमेंट की, कम हो जाएगी, द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट विल रिड्यूस। तो हमने सीमेंट के वाटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक कंबाइंड वाटर है, एक जेल वाटर है और एक कैपिलरी वाटर है। प्रॉब्लम भी आ गई इसके ऊपर। What is the requirement of the water expressed as percentage weight by weight for completion of reaction in the process of hydration of OPC? पीछे बताया था अभी कितना पानी चाहिए होता है, 23% पानी चाहिए होता है, तो 20 से 25%। फिर कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं आपको सीमेंट की जो हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए, दैट शुड बी डायरेक्टली नोन टू अस। अब कौन सी प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, पीछे बताया हुआ है आपको, सॉइल के अंदर भी इन्वायरमेंट के अंदर भी, जब भी कोई कंपाउंड लिखेंगे इसका मतलब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है। तो अगर मैंने लिखा सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी सीमेंट के सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सॉलिड इज 3.15, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट यानी सॉलिड प्लस एयर जो है उसके अंदर, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इज ओनली 1.5। देखो फर्क है, क्यों फर्क है, अगर मैं लिखूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। ये क्या है हमारा, वेट ऑफ सीमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। वो एक अलग बात है, वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, बट वॉल्यूम ऑफ एयर नेग्लिजिबल थोड़ी ना, इसलिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है। वन बैग ऑफ सीमेंट हैज मास ऑफ 50 kg, वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज 34.7 लीटर। क्लियर है चीज। जो सीमेंट बैग का साइज होता है इट इज 0.3 मीटर स्क्वायर। ये सीमेंट बैग के साइज की बात करी है मैंने, ये सीमेंट बैग देखा है आपने, इसका जो साइज होता है 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर, तो एरिया आ गया 0.3 मीटर स्क्वायर, 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर, और जो हाइट होती है वो 0.18 मीटर होती है, दैट इज 0.18 मीटर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है सीमेंट के जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी बता दी पीछे 3.15, तो ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज में होती है, 3.15 होती है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो आज सीमेंट के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दी, तो सफिशिएंट टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि इसको और इंक्रीज कर दूं, आई ट्राई टू इंक्रीज दिस ऑफ, तो 2-2 घंटे के लेक्चर्स भी लेने लग जाएंगे, आई टेक लेक्चर्स ऑफ 2 hours ऑल्सो, फॉर नाउ इट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।